हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोर्स ऑफ स्टडी। मैं आप लोगों को साइंस का टेस्ट नंबर 6 लेकर आया हूं। मैं अब तक वीडियो लेके आ रहा हूं। मेरा नाम है राजेश कुमार। यह वीडियो आरआरबी, एनटीपीसी, स्टेट पीसीएस या अन्य कोई दूसरे एग्जाम हैं उनके लिए लाभदायक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। यह है साइंस का टेस्ट नंबर 6। इससे पहले साइंस का 5 टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, उत्तलोत्तक के सिद्धांत की खोज किसने की? उत्तलोत्तक के सिद्धांत की खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए आर्किमिडीज, ऑप्शन नंबर बी आइजक न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी माइकल फैराडे, ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो गैलीली। क्या हुआ इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज ने यह सिद्धांत दिया था, उत्तलोत्तक का सिद्धांत दिया था। देखो उत्तलोत्तक अब क्या है। उत्तलोत्तक एक सिंपल मशीन होता है, ठीक है, जो किसी वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए लागू बल के परिमाण और दिशा को बदल देता है, ठीक है, और यह वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक प्रयास को कम करती है, ठीक है, उत्तलोत्तक का सिद्धांत, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, समान गति से ऊपर की ओर बढ़ते हुए लिफ्ट में शरीर के वजन का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आभासी वजन वास्तविक वजन से कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आभासी वजन वास्तविक वजन से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी आभासी वजन वास्तविक वजन से कम है, ऑप्शन नंबर सी आभासी वजन वास्तविक वजन बराबर है, ऑप्शन नंबर डी ऐसी स्थिति में आभासी वजन शून्य हो जाता है या 0 हो जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आभासी वजन वास्तविक वजन के बराबर होता है, ठीक है। अगर समान गति से ऊपर की ओर लिफ्ट जा रहा है तो शरीर का वजन क्या हो जाएगा? आभासी वजन और वास्तविक वजन दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो कुछ और बातें जान लेते हैं लिफ्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो, किसी पिंड का किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। पहला कंडीशन ये है कि कोई वस्तु है, उसका भार जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करता है। और वजन माप के लिए हम कर सकते हैं m इंटू जी माइनस ए, ठीक है, के रूप में। वजन अगर गणना हो हमको तो m इंटू जी माइनस ए करना होगा हमको, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? m क्या होगा? जो वस्तु है उसका द्रव्यमान होगा, और g क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न त्वरण। और कितना होता है? g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और त्वरण एक समान है तो लिफ्ट का कारण क्या हो जाएगा? एक समान अगर गति रहेगा तो त्वरण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब कोई वस्तु 10 kg का है और g इंटू ए, तो ये 0 हो गया, उसमें 10 इंटू 9.8 करना होगा तो उसका आ जाएगा वजन वास्तविक, अगर समान गति से ऊपर की ओर लिफ्ट जा रहा है तो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत प्रवाह का गठन करता है? ठीक है, घूमते हुए प्रोटॉन, दूसरा नंबर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, तीसरा नंबर घूमते हुए आवेश, चौथा नंबर घूमते हुए विद्युत क्षेत्र। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन क्या करता है? विद्युत प्रवाह का गठन करता है। तो इसके बारे में और कुछ चीज कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। अगर ऐसे मान लिया जाए कि धारा जा रहा है, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉन की दिशा जस्ट उसका विपरीत होगा, ठीक है। धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत मानी जाती है।
ठीक है, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वह कार्बनिक निषेचन द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्थूल पोषक तत्व हैं। क्या होगा? कार्बन, CmOmn मैग्नीज, ठीक है, Bnp पोटेशियम नाइट्रोजन बेरिलियम, NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, सिलिकॉन कोबाल्ट आयरन। क्या होगा इसका आंसर? A B C या D? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम। ठीक है, और एक चीज और बात, जितना हम उर्वरक खेतों में डालते हैं, ठीक है, जितना अगर हमने 100 kg उर्वरक खेत में डाला तो उसका 20% ही हमारे मिट्टी उपयोग कर पाता है, बाकी का 80% ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए जब जितना भी देना होगा उसका 20%, अगर मान के चलो 10 kg हमने दिया तो 2 kg ही हमारे मिट्टी उपयोग कर पाएगी और 8 kg ऐसे ही बर्बाद होती है। तो इसलिए उसका जितना हम देते हैं उर्वरक खेत में उसका 20% ही उपयोग कर पाता है हमारे मिट्टी, बाकी वातावरण में मिल जाता है। ठीक है, और बात इसके बारे में एनपीके के बारे में, ठीक है, देखो इसको क्या, इसको बोला जाता है मैक्रो पोषक तत्व। ठीक है, मैक्रो पोषक तत्व इसको कहा जाता है। और एनपीके क्या है? एक जटिल उर्वरक है, एक जटिल उर्वरक है और जिसमें मुख्य रूप से स्वस्थ पौधे के विकास के लिए आवश्यक है। जो हमारे स्वस्थ पौधे होंगे जिसमें किसी प्रकार का रोगाणु या बीमारी का कोई लक्षण नहीं पाया जाएगा उसमें, इसके 3 और इस पौधे के लिए तीनों आवश्यक है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम आवश्यक है एनपीके का। और कृषि उद्योग वैश्विक खाद्य आपूर्ति को पूरा करने और स्वस्थ फसलों को सुनिश्चित करने के लिए एनपीके का उपयोग बहुत निर्भर करता है। एनपीके हम कितना डालते हैं अपने मिट्टी में या अपने खेतों में, ठीक है, उस हिसाब से हमारी फसल की भी पैदावार बढ़ती है। लेकिन हाँ, जितना हम उपयोग करते हैं देते हैं उसका 20% ही हमारी मिट्टी उपयोग कर पाती है, हमारे पौधे उपयोग कर पाते हैं और 80% ऐसे ही बर्बाद हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जब टेट्रा एथिल लेड को पेट्रोल में मिलाया जाता है तब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल की बीपी, टेट्रा एथिल को इसे लिखते हैं TEL लिख सकते हैं, ठीक है, बीपी घट जाता है, यहाँ घट होगा, ठीक है, घट जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का बीपी घटा दे, या तो यहाँ बढ़ लिख दो, ठीक है, यहाँ घटाना लिख दिया है। ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल का बीपी घटाता है। और ऑप्शन नंबर डी, एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाता है। क्या होगा आंसर? A, B, C या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाता है। जब टेट्राएथिल को पेट्रोल में अगर मिलाया जाए, TEL को अगर पेट्रोल में मिलाया जाए, ठीक है, तो वह ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ा देता है। ठीक है, अब देखो टेट्रा ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए एक एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में पेट्रोल में जोड़ा जाता है, एक एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में इसको टेट्रा एथिल को जोड़ा जाता है पेट्रोल में। और इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा कि इसमें जीवित इंसानों में सीसा के निशान जमा हो जाते हैं और इस प्रकार सीसा विषाक्त अन्य विकार पैदा कर दिया जाता है। जैसे इसको टेट्राएथिल को मिलाया जाएगा तो पेट्रोल में सीसा पाया जाएगा और जिसका प्रभाव मनुष्य के जीवन या अन्य जानवरों के जीवन में विकार पैदा करने के लिए होगा। ठीक है, तो अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशमन यंत्र के रूप में किस कार्बन यौगिक का उपयोग किया जाता है? Zn2, Cu3, CO3, CCl4। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CCl4। जब अग्निशामक यंत्र होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, और यह क्या करता है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड वाष्प गैर इसका जो वाष्प होता है वह जलने योग्य नहीं होता है, जलता नहीं है और हवा से भारी होता है।
कार्बन टेट्राक्लोराइड यह हवा से भारी होता है। और इसको अगर देखा जाए, अगर इसका व्यापारिक नाम पूछा जाए तो इसको बोलते हैं पाइरीन। ठीक है, व्यापारिक नाम। ठीक है, तो इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या हो गया? पाइरीन, याद रख लो। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारी धातुओं से पानी किसके कारण प्रदूषित होता है? ऑप्शन नंबर ए, कारों द्वारा प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय वर्षा। ऑप्शन नंबर सी, धातुओं के बर्तनों का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी, पेंट्स। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेंट्स। देखो, पानी के भारी धातु प्रदूषण के लिए पेंट्स जिम्मेदार है। और औद्योगिक जो हमारा इंडस्ट्रीज है, उपभोक्ता कचरे के निकालने वाली भारी धातुएं जितने भी हैं के द्वारा भूजल, ग्राउंड वाटर, भूजल, झील हो गया, नदी हो गया, और जो भी जल स्रोत है हमारे, उसको प्रदूषित कर दिया जाता है इसके द्वारा, भारी धातुओं को। ठीक है, पेंट्स के कारण। और जहरीले भारी धातु जीवों में जमा हो सकते हैं, क्योंकि इसका उपापचय करना कठिन होता है। जहरीले जो भी होंगे, जैसे कि गंगा प्रदूषण, या फिर उसमें जो जानवर पाए जाते हैं या जो समुद्री जीव पाए जाते हैं, उनके लिए हानिकारक हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो निम्न में से किस बीमारी से पीड़ित लोगों को दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह। ऑप्शन नंबर बी, उच्च रक्तचाप। ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े का कैंसर। ऑप्शन नंबर डी, अस्थमा। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? क्या होगा? इंसुलिन किसके लिए दिया जाता है? इंसुलिन दिया जाता है मधुमेह बीमारी, डायबिटीज वाले को। ठीक है, और इंसुलिन का क्या कार्य है? इंसुलिन का कार्य क्या है कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है, रक्त में जो ग्लूकोज है, उसके स्तर को कम करना, हमेशा संतुलित बनाए रखना। और गंभीर जो मधुमेह, डायबिटीज से पीड़ित लोग हैं, अपने ग्लूकोज के स्तर को समान करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। ठीक है, उसका स्तर को बनाए रखने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्प केसर या पुंग केसर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पुष्प केसर और अंडप एक फूल के प्रजनन अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा उनके बारे में सही कथन है? ऑप्शन नंबर ए, पुष्प केसर मादा प्रजनन हिस्सा है और अंडप एक नर प्रजनन हिस्सा है। पहला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी, पुंकेसर एक नर प्रजनन हिस्सा है और अंडप एक मादा प्रजनन हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी, पुंकेसर और अंडप दोनों मादा प्रजनन हिस्सा है। और ऑप्शन नंबर डी, उनमें से कोई भी एक प्रजनन अंग नहीं है। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुंकेसर जो है वह मादा प्रजनन हिस्सा है, जबकि अंडप एक नर प्रजनन हिस्सा है। ठीक है, पुंकेसर जो होता है वह क्या होता है? कहने का अर्थ हुआ वह पुरुष का भाग है। यह लंबे डंठल जो होता है उसमें बना होता है, जिसे फिलामेंट्स कहा जाता है। और लंबे फिलामेंट के शीर्ष पर एथेर होता है, और एथेर परागकण का निर्माण करता है। एथेर ही क्या करता है? पौधे में या फूल में परागकण का निर्माण करता है। और अंडक के बारे में बात करें, अंडक की बात करें तो यह क्या है? अंडक एक मादा हिस्सा है। ठीक है, मादा हिस्सा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉट ए। ठीक है, आंसर होगा बी। अंडक फूल का मादा हिस्सा, इसके आधार पर एक विस्तृत अंडाशय होता है। इसके पास एक हिस्सा और एक संकीर्ण शैली में ले जाता है, और शैली के शीर्ष पर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, और अंडाशय में अंडे का उत्पादन होता है, और अंडे मादा की जो सेक्स कोशिकाएं हैं उससे संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नोट ए, ध्यान में रखना। ठीक, चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, डैश को
भरना है इसमें। डैश को दुनिया भर में फैलने वाले बीमारी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किस बीमारी को दुनिया भर में फैलने वाली बीमारी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्थानिक, ऑप्शन नंबर बी महामारी, ऑप्शन नंबर सी विश्वव्यापी, ऑप्शन नंबर डी विकर्णी। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसको बोलते हैं इंडेमिक। इंडेमिक अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा? पेंडेमिक क्या है? एपिडेमिक, महामारी को बोलते हैं एपिडेमिक, ठीक है, इंग्लिश में बता देते हैं। और इसको बोलते हैं पेंडेमिक। अभी क्या है, कोरोना वायरस जो है वह पेंडेमिक डिसीज है। और इसको बोलते हैं विकर्णी को एस्प्रोएडिक, एस्प्रोडिक, एस्प्रोडिक। तो क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक। और इसको क्या बोलते हैं? यह तब एपिडेमिक कब घोषित होगा? यह तब होगा जब बहुत से लोगों को एक संक्रामक बीमारी तेजी से फैलती है, बहुत तेजी से फैलता है संक्रमण, और यह विशेष समय में एक संक्रामक बीमारी की व्यापक घटना भी है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है बीसीजी में, बीसीजी के टीकाकरण में सी का क्या अर्थ है? सी अक्षर का क्या अर्थ है? नंबर ए सिस्ट, नंबर बी कॉर, नंबर सी कॉ, नंबर डी कैलमेटिक। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैलमेटिक। बीसीजी का क्या अर्थ होता है? बीसीजी का होता है बेसिलस कैलमेटिगुएरिन, बेसिलस कैलमेटिगुएरिन। कभी कभी पूछ लिया जाएगा, आज हम सी पूछे, किसी दूसरे दिन बी पूछ लेंगे, ठीक है। तो बेसिलस कैलमेटिगुएरिन इसका होता है पूरा नाम। और यह क्या है? यह तपेदिक, तपेदिक क्या मतलब हो गया? टीबी। तपेदिक के खिलाफ एक प्रभावी टीकाकरण है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।